आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि भारत दुनिया के साथ चलेगा या नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि वह किस रास्ते से चलेगा, यानी ज़मीन से या समुद्र से। क्योंकि आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा बहस का विषय यही है कि कॉन्टिनेंटल पावर वर्सेस मैरीटाइम पावर। और ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, पर अब यही वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन करने जा रही है। दरअसल भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन अपने आप में एक कहानी सुनाती है, क्योंकि इसके उत्तर में है हिमालय, दक्षिण में है इंडियन ओशियन और इसके वेस्ट में है चाइना और पाकिस्तान। 19वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इन्वेड किया था और यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर स्टेब्लिश किया था, तो वो भी उनकी जो मैक्सिमम तोपें हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा समुद्र के रास्ते से ही लाई गई थी। यानी कि उन्होंने भी अपनी मैक्सिमम पावर्स जो है ओशियन रूट के थ्रू ही ड्रॉ की थी। लेकिन 1962 में जब भारत का चाइना के साथ वॉर हुआ, तब भारत को ये रियलाइज़ हुआ कि समुद्र की सुरक्षा के साथ साथ ज़मीन की सुरक्षा भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भारत के सामने दोहरा द्वंद्व खड़ा है, यही आज पूरी दुनिया के सामने एक सवाल बन के खड़ा है। और चाइना, रशिया और अमेरिका इसी द्वंद्व के चलते नए वर्ल्ड ऑर्डर को शेप देने में लगे हुए हैं। दरअसल 1894 में एक अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था अल्फ्रेड मेहन। उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया था और उनके अकॉर्डिंग जो भी देश ओशियन को कंट्रोल करेगा, वही देश दुनिया को कंट्रोल करेगा। और अमेरिका ने उन्हीं के डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हुए सभी ओशियंस के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश किया था। लेकिन 1904 में एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट हुआ करे जिनका नाम था हल्फर्ड मैकेंडर। उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया था और उनके हिसाब से जो भी देश ईस्टर्न यूरोप को कमांड करेगा, वही हार्टलैंड को रूल करेगा, और जो हार्टलैंड को रूल करेगा वही वर्ल्ड आइलैंड को कमांड करेगा, और जो वर्ल्ड आइलैंड को कमांड करेगा वही वर्ल्ड के ऊपर रूल करेगा। तो बेसिकली दुनिया के सामने दो डॉक्ट्रिन थे। एक था जो ज़मीन के ऊपर रूल करने को मेन डॉक्ट्रिन बता रहा था, वहीं जो दूसरा डॉक्ट्रिन था वो समुद्र की सुप्रीमेसी को इम्पोर्टेंस दे रहा था। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ गया जब अमेरिका ने पूरे ओशियंस के ऊपर कंट्रोल किया और वर्ल्ड में अपनी धमक जमा ली। वहीं यूएसएसआर ने लैंड डॉक्ट्रिन को फॉलो किया, लेकिन अंत में जीत मेहन की हुई। तो क्या ये लड़ाई यहाँ पर ख़त्म हो गई? दरअसल चाइना आज जो है वो हल्फर्ड मैकेंडर के डॉक्ट्रिन को शेप देने में लगा हुआ है, क्योंकि आज 60 से ज़्यादा देशों में उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक्टिव है और $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर कर दिया है, जिसमें न सिर्फ वो रोड बल्कि रेलवेज और पाइपलाइन का एक पूरा नेटवर्क इन सभी कंट्रीज़ में बिछाया जा रहा है। दरअसल इस सबका उद्देश्य जो है वो ये है कि वो अमेरिका की जो ओशियन के ऊपर सुप्रीमेसी है और कंट्रोल है, चाइना उसको बाईपास करना चाहता है। दरअसल पूरे वर्ल्ड का जितना भी ट्रेड होता है उसका 90% ट्रेड जो है वो आज भी ओशियन के रूट्स के ऊपर ही होता है, और अमेरिका ने इस ओशियन के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश कर रखा है, क्योंकि अमेरिका का ये सीधा सा मानना है कि सिक्योरिटी और कंट्रोल वही अचीव कर पाएगा जो ओशियन के ऊपर कंट्रोल स्टेब्लिश कर पाएगा। वहीं भारत का भी जो 90% ऑयल इंपोर्ट है वो ओशियन के रास्ते से ही होकर आता है, इसीलिए भारत का टिल्ट भी जो है वो समुद्री सुरक्षा के ऊपर ज़्यादा है। वहीं इसी के साथ साथ जो मलाक्का स्ट्रेट है, जहाँ पर 25% जो ऑयल का ट्रेड है वो वहीं से होकर गुजरता है, और उसी को चीन की नाड़ी भी कहा जाता है। लेकिन भारत आज की तारीख में इस स्थिति में है कि वो इन दोनों के ऊपर कंट्रोल स्टेब्लिश कर सकता है, क्योंकि जहाँ तक लैंड रूट का सवाल है तो तिब्बत, अरुणाचल और लद्दाख में भारत जो है वो चाइना का बफर माना जा सकता है। लेकिन 2020 में जो गलवान में भारत का चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहाँ पर एक चीज़ भारत को समझ में आई कि लैंड रूट की सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। वहीं पर जहाँ तक समुद्र की सुरक्षा का सवाल है, तो जो मलाला स्ट्रेट है
जहाँ से चाइना का और वर्ल्ड टोटल ट्रैफिक जो है उसका 25% जो है वो इसी मलाला स्ट्रेट से होकर गुजरता है। उसी के पास में भारत का अंडमान और निकोबार आइलैंड है, जो कि इस मलाला स्ट्रेट के लिए एक चेक पॉइंट का काम कर सकता है, ताकि भविष्य में यदि ज़रूरत पड़े तो भारत चाइना की पूरी सप्लाई चेन को काट सकता है। लेकिन भारत को यहाँ पर एक और चीज़ क्लियरली समझ में आ चुकी है कि यदि भारत ने नेवल सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया तो सामने चाइना और पाकिस्तान का चैलेंज भारत के सामने खड़ा हुआ है। और जैसा कहते हैं कि दिस इज़ ईजियर सेड देन डन, ये सब कहना जितना आसान है कि भारत दोनों को कंट्रोल कर सकता है, ये दरअसल उतना आसान है नहीं। क्योंकि 1971 में जब पाकिस्तान के साथ भारत की वॉर चल रही थी, उस वक्त अमेरिका ने अपना 7 फ्लीट भारत के खिलाफ अटैक करने के लिए रवाना कर दिया था। क्योंकि और उस समय यदि चाइना अपने नेवल शिप्स को वहाँ पर समय पर नहीं भेजता तो शायद हिस्ट्री कुछ और होती। लेकिन इसी के साथ साथ 1999 में जब भारत का कारगिल के साथ कॉन्फ्रंटेशन हुआ और वॉर हुआ, उस समय भारत को ये रियलाइज़ हुआ कि लैंड की सिक्योरिटी के बिना कोई भी देश सिक्योर नहीं रह सकता। लेकिन ये जो समुद्री सुरक्षा है, इसको गवर्न करने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का लॉ ऑफ सी जो है वो इस सब को गवर्न करता है। लेकिन जो चाइना है वो चाइना सी है, उसमें वो खुले तौर पर ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस के रूल्स की धज्जियां उड़ा रहा है। वहीं एससीओ और ब्रिक्स जैसे समूह जो हैं वो ज़मीन आधारित गठजोड़ को रिवाइव करने में लगे हुए हैं। लेकिन आज की तारीख में जो पूरी लड़ाई है वो सिर्फ लैंड और ओशियन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि साइबर स्पेस और स्काई भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि चाइना जो है वो डिजिटल सिल्क रोड के ज़रिए साइबर स्पेस पे कंट्रोल करना चाह रहा है। वहीं अमेरिका जो है वो स्टारलिंक के थ्रू और जीपीएस के थ्रू स्काई को कैप्चर करने में लगा हुआ है। वहीं भारत ने भी नेविक और चंद्रयान जैसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर दिया है। तो अब ये लड़ाई सिर्फ लैंड और ओशियन तक सीमित नहीं रह गई है। और भारत के सामने आज अंत में जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आखिर वो किस रास्ते पे चलेगा। क्योंकि यदि वो कॉन्टिनेंटल पावर बनने की दिशा में जाता है तो वो चाइना और पाकिस्तान की रणनीति में फंस जाएगा। लेकिन यदि वह मैरीटाइम पावर बनने के रास्ते पर चलता है तो वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा और उसके हाथों की कठपुतली बन जाएगा। ऐसे में भारत के लिए ज़रूरी हो चला है कि वह एक प्रॉपर बैलेंस बना के चले, जिसमें वो न सिर्फ ग्लोबल साउथ में इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पर उभरे, बल्कि इंडो पैसिफिक में क्वाड और अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करे, वहीं यूरेशिया में रशिया के साथ इंटीग्रेट होकर काम करे। दरअसल आज ये जो पूरी लड़ाई है, जो लैंड और ओशियन के थ्रू होते हुए स्पेस और साइबर स्पेस तक पहुंच गई है, इसकी असल में शुरुआत तो कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम पावर से ही हुई थी। और भारत यदि चाहे तो वह इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकता है। क्योंकि भारत की जो जोग्राफिकल लोकेशन है, नॉर्थ में हिमालय और साउथ में इंडियन ओशियन, वो भारत को एक पिवट स्टेट बनाने के लिए एक प्रिविलेज प्रोवाइड करती है। तो ये देखना होगा कि क्या भारत इन दोनों में कंट्रोल स्टैब्लिश कर पाएगा और एक बैलेंस बना पाएगा। यदि भारत ऐसा कर पाता है तो ये 21वीं सदी भारत की होगी। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।